Hello everyone, dear students. Last week in the last video we read about part 1 of chapter 6. This is Jordy's fawn, and today we are going to continue with the second part of its chapter. Now in the first part what we read about Jordy, a boy who saved his father's life when his father was bitten by a rattlesnake. And how he saved his father's life? By killing the doe and using its heart and liver to draw out the poison from his father's body. And in this way, he was able to save his father's life. But that doe was having a little deer, which is also called as fawn. ठीक है, यानी उस डो का एक छोटा सा बेबी डियर था, फॉन. अब वो डो इट हैज़ बिन किल्ड, उसने उस डो को तो मार दिया था. अब उसको लगता है कि अब उस फॉन को, उस छोटा सा डियर, वो अकेला ही भटक रहा होगा, भूखा होगा, उसकी कौन देखभाल कर रहा होगा क्योंकि उसकी मदर को तो हमने मार दिया है. तो वो अपने फादर को रिक्वेस्ट करता है. ही रिक्वेस्ट हिज फादर टू ब्रिंग दैट फॉन टू हिज होम एंड टू रेज इट. ओके, वो उसको अपने घर लाना चाहता था. ही रिक्वेस्ट हिज फादर, ही अग्रीज. देन ही रिक्वेस्ट हिज मदर, अगेन शी अग्रीज टू इट. Then, with a person named Melville, he moves toward that place where he had seen the fawn at that time. Okay. When he moves towards that place on a horse, okay, these two people are on a horse named Melville and Jordy. ये दोनों मिलकर उस फॉन को ढूंढने के लिए निकलते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसके फादर को स्नेक ने काटा था और जहाँ पर इन्होंने डो को मारा था. ओके. So in this second part we are going to see that thing. Jordy gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. It means वो रास्ते में भी सिर्फ उस fawn के बारे में सोच रहा था. Over to thoughts यानी he was thinking about that fawn. They passed the abandoned clearing. Abandoned का मतलब होता है actually give up. ठीक है, because of tiredness or discouragement. लेकिन यहाँ पर अबेंडेंट क्लियरिंग का मतलब है ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर झाड़ियाँ नहीं थी, खुली जगह थी. ही सैड, कट टू द नॉर्थ मिलविल. इट वॉज अप हियर डेट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन. तो वो मिलविल को कहता है कि हमें नॉर्थ की तरफ मुड़ जाना चाहिए क्योंकि वहीं पर फादर को स्नेक ने काटा था और यहीं पर हमने डो को मारा था और मैंने फॉन को देखा था. Suddenly, Jordy was unwilling to have Melville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. Suddenly मतलब अचानक से जॉडी ये नहीं चाहता था. Unwilling मतलब having no will मतलब इच्छा नहीं थी उसकी कि मिलविल उसके साथ आगे आए उस फॉन को ढूंढने के लिए. बिकॉज अगर वो फॉन डेड मिला या फिर नहीं मिला तो वो नहीं चाहता कि उसकी जो निराशा है, उसका जो डिसअपॉइंटमेंट है, उसकी जो सैडनेस है वो मिलविल शेयर करे या देखे. और अगर फॉन मिल भी जाता है तो उस समय जो उसकी खुशी होगी, जो हैप्पीनेस होगी, वो मीटिंग फॉन के साथ इतनी सीक्रेट और इतनी ब्यूटीफुल होनी चाहिए जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता. ओके. The meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. Okay, endure means बर्दाश्त करना. वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसकी खुशी कोई और भी शेयर करे. He said it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. So he says to Melville. अब वो बहाना ढूंढता है जॉडी किस तरह से मिलविल को वापस रिटर्न करे. तो वो कहता है अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक यानी झाड़ियाँ बहुत घनी हैं, कटीली है और इन झाड़ियों में हॉर्स का जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं फुट यानी पैदल ही वहाँ पर जाऊँगा. तो मिलविल सेज बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू. तो ही सेज आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. मैं तुमको अकेले छोड़ने से डरता हूँ. अगर तुम कहीं गुम गए या फिर किसी सांप ने तुमको भी काट लिया तो
तो जॉडी सेज, I'll take care. It might take me a long time to find the fawn if he's wandered. Leave me off right here. तो ही सेज, मैं अपना ध्यान रखूँगा और मुझे उसको ढूंढने में शायद लंबा टाइम लग जाए अगर वो यहाँ वहाँ भटक रहा होगा तो इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं छोड़ दो। मिलविल मान जाता है। ही सेज, ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ ईयर एंड ईस्ट। तो ही सेज, नाउ यू शुड टेक ईजी मीन्स यू शुड बी कम्फर्टेबल नाउ, और तुमको डायरेक्शन तो पता है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो जॉडी कहता है, देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग। मिलविल उसको समझाता है डायरेक्शंस के बारे में और कहता है, टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग। पाइन एक बेयरिंग का काम करता है, मतलब कंपास का काम करता है जो डायरेक्शंस शो करता है। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। वो कहता है ठीक है, इट्स ओके, सो लॉन्ग, एंड आई एम ऑब्लाइज्ड मीन्स आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी, फॉर बीइंग विद मी टिल हियर। He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. फिर वो इंतज़ार करता है जब तक कि उसके घोड़ों के टापों की आवाज़ बंद नहीं होती, यानी एंड नहीं होती है, यानी कि वो इंतज़ार ये देखकर खड़ा रहता है कि इज़ मेकिंग श्योर कि मिलविल गया कि नहीं। उसके बाद ही कट्स टू राइट, राइट में वो मुड़ जाता है। अब जब वो राइट में मुड़ता है तो स्क्रब वॉज स्टिल। स्टिल का मतलब नो मूवमेंट, तो सब झाड़ियाँ पेड़ पौधे बिल्कुल साइलेंट था वहाँ पर। सिर्फ ओनली हिज क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। सिर्फ उसकी खुद के चलने की आवाज़ आ रही थी। ट्विग्स का मतलब सूखी टहनियाँ या डालियाँ जो पत्तियाँ होती है, और जब हम उसके ऊपर चलते हैं तो किस तरह से क्रैकलिंग की आवाज़ आती है, तो उस तरह से सिर्फ उसके चलने की आवाज़ आ रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. एक बार तो उसको लगा कि कहीं उसने गलत डायरेक्शन तो नहीं ले ली है। फिर वो आगे बढ़ता है। He then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बजर्ड मतलब एक बाज जैसा, वल्चर जैसा एक बड़ा सा बर्ड होता है जो जनरली मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं। ओके, तो एक बड़ा सा बजर्ड उसके सामने आता है और हवा में उड़ता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। फिर जॉडी केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स का मतलब, क्लियरिंग मतलब ऐसी उन झाड़ियों से होकर एक खुली जगह पर आता है। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे बजर्ड्स सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है, अराउंड द कारकास ऑफ द डो। कारकास मीन्स द डेड बॉडी ऑफ द एनिमल। तो उसने देखा कि डो की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसको उन्होंने कल मारा था, ठीक है, और उसके आसपास सारे बजर्ड्स जो है राउंड में बैठे हुए हैं और उसका फ्लैश खा रहे थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। जैसे ही उन्होंने जॉडी को देखा उसकी तरफ हिस किया अपनी गर्दन आगे करके। ही थ्रू हिज बो एट दैम एंड देन फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। फिर जॉडी ने उसके हाथ में जो लकड़ी थी, छड़ी थी, ठीक है, किसी पेड़ की टहनी जो उसके हाथ में लेके चल रहा था, उसने वो उसके ऊपर फेंकी तो वो वहाँ से उड़कर पास ही के एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरी ऑन बर्ड्स। उसको सिर्फ बड़ी कैट्स के फुटप्रिंट नज़र आ रहे थे, ठीक है। बिग कैट्स वी कुड से लेपर्ड्स और टाइगर्स, जनरली लेपर्ड्स आर पुट इनटू दिस कैटेगरी ऑफ बिग कैट्स। तो उसने उनके पैरों के निशान देखे, लेकिन उसने कहा कि बिग कैट्स जो होती है वो हमेशा फ्रेश यानी शिकार करके ही उनका फ्लैश खाते हैं, ना कि मरे हुए एनिमल्स का। तो डेफिनेटली उन्होंने तो इसका फ्लैश नहीं खाया होगा। दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरी ऑन बर्ड्स। कैरी ऑन बर्ड्स आर द, कैरी ऑन का मतलब होता है डेड या डिकेइंग फ्लैश, ठीक है, और बर्ड्स यानी जो वो कैरी ऑन फ्लैश खाते हैं। तो उसका ये मानना है कि शायद इन कैट्स ने, इन बिग कैट्स या लेपर्ड्स ने इन बर्ड्स के लिए ये फ्लैश छोड़ दिया होगा
as a food. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. Parted का मतलब उसने अपने हाथ से ग्रास अलग की और उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसने फॉन को देखा था एक दिन पहले. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. It did not seem possible. ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा था कि सिर्फ कल की ही बात है. The fawn was not there. जहाँ पर उसने fawn को कल देखा था वो वहाँ पर नहीं था. He circled the clearing. Circled the clearing का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वो था, ठीक है, वहाँ पर वो गोल घूमकर देखता है कि कहीं आसपास कहीं झाड़ियों में वो दिख जाए तो. But there was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. तो वहाँ पर ना तो उसकी आवाज़ थी, ना ही कोई नामो निशान उस फ़ोन का कहीं नज़र आ रहा था. और ये जो बजर्स जो पेड़ पर जाकर बैठ गए थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये जोड़ी या वो पर्सन वहाँ से हटे और ताकि वो वापस अपना बिजनेस मतलब वापस अपने फ्लैश खाने का काम शुरू करें. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. He returned to the spot मतलब वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने फॉन को देखा था. एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स का मतलब घुटनों के बल बैठ जाता है. एंड स्टडिंग द सैंड फॉर स्मॉल हूफ प्रिंट्स. और स्टडिंग द सैंड का मतलब सैंड पर देख रहा था कि शायद उसके पैरों के छोटे छोटे निशान नज़र आ जाए. हूफ प्रिंट्स मीन्स द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स. मतलब कि रात को जो बारिश हुई थी उसमें मोस्ट ऑफ सब सारे निशान जो भी सैंड पे बने होंगे दूसरे जानवरों के सब कुछ मिट गए थे. ट्रैक्स मतलब दैट रोड दैट वे. ओनली सिर्फ कैट्स और बजर्ड्स यानी उन बर्ड्स के और उस बिग कैट्स के ही पैरों के निशान उन मिट्टी पर नज़र आ रहे थे, उस गीली मिट्टी पर. बाकी किसी भी एनिमल का निशान भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि ये रात की बारिश में क्लियर हो गए थे, साफ़ हो गए थे. Okay, so here we have completed our second part. Third part we are going to see in our next video. Try to solve this two comprehension check questions and I'll be giving you some meanings. Note it down in your classwork. Okay.